धरती पर उस परमात्मा का अंश हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तब हम उस परमात्मा से मिलते हैं। मेडिटेशन इतना मुश्किल नहीं है जितना सब समझते हैं। जब हम एकाग्रित होकर, शांत होकर बैठते हैं और अपने श्वासों के साथ एक कनेक्शन बनवाते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, तब हम उस परमात्मा के साथ भी कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ कटक में रहने वाली विजेता कुठारी से, और इनके जीवन में ध्यान के द्वारा बहुत सारे चेंजेस आए। उनकी लाइफ टोटली ध्यान के द्वारा बदली। आइए मिलकर स्वागत करते हैं विजेता का। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में मिलिए विजेता कोठारी से। वे एक सिंगल मदर हैं। उनका एक बेटा है जिसे उन्होंने बचपन से ही ध्यान से जोड़ा है। उनके पति की असमय मृत्यु के बाद विजेता जी के जीवन में कई प्रकार के संघर्ष आए। ध्यान और अध्यात्म से वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ध्यान प्रचार में समर्पित कर दिया। आइए विस्तार से जानते हैं विजेता जी की मदरहुड जर्नी को। विजेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। विजेता, जैसे हम जानते हैं कि आपके अंदर ध्यान में आने के बाद बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि आपने मेडिटेशन के बाद अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, महसूस की है। तो आप प्लीज़ हमसे अपनी इस जर्नी के बारे में, अपने जीवन की जर्नी के बारे में शेयर करेंगी? सबकी लाइफ एक बहुत ही सुंदर फिल्म होती है, लेकिन हम अपने चैलेंजेस में इतने उलझ जाते हैं कि इसकी ब्यूटी, इसकी सुंदरता को हम एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। मैं भी ऐसी ही चल रही थी, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी, लेकिन डिवाइन्स ग्रेस, मास्टर्स का गाइडेंस और मेरी मम्मी ने मुझे मेडिटेशन सिखा दिया। मेडिटेशन ने एक फाउंडेशन बना दिया मेरी लाइफ में कि चैलेंजेस सभी के आएंगे, लेकिन एंजॉय एवरी चैलेंजेस एंड मूव ऑन। तो यही मेरे साथ हुआ। मेडिटेशन से एक स्टिलनेस आ गया, एक ठहराव आ गया। मैं चैलेंजेस को देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ, लेकिन मैं उस चैलेंजेस में डूब नहीं रही थी। तो एक मुझे ज़िंदगी की इस समंदर में मुझे तैरना आ गया। बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली अपने चैलेंजेस से मैं आगे निकल पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। लाइफ के चैलेंजेस बहुत बड़े आने वाले थे, वो मास्टर्स को पता था, कॉन्शियसली मुझे उसका पता नहीं था। ध्यान करने से ये हुआ कि वो चैलेंजेस को तो फेस किया, उस चैलेंजेस के दौरान अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखना है, अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है और उस दौरान अपना बेस्ट देना है। वो सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। और जितना इससे सरेंडर अपने आप मेरे अंदर आता गया, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली मास्टर्स अपने आप मेरा रास्ता खोलते गए कि अब कहाँ, अब किस समय कौन से डिसीजंस मेरे लिए, मेरे लाइफ डिज़ाइन के लिए सही है, वो डिसीजंस कैसे लेना है। एवरीथिंग वाज टेकन केयर बाय द मास्टर्स। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी मम्मी, मास्टर्स और पत्री सर की वजह से हूँ। विजेता, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं आपके साथ? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, उनके दोनों बच्चे, मैं और मेरा बेटा, हम सब साथ में रहते हैं कटक में। और सभी बहुत अच्छे सभी ध्यान करते हैं। मेरे दादाजी वो खुद भी बहुत बड़े ध्यानी थे। हमारे परिवार में ध्यान सबसे पहले दादाजी से आया, लेकिन फिर मम्मी सीखने के बाद में आनापानसती, उसके बाद में सभी के अंदर जो वो बीज जो था, वो नन्ना पौधा बनकर फूटने लगा और सभी ध्यान की गंगा में नहाने लगे। विजेता, आपका बेटा कितना बड़ा है?
अभी मेरा बेटा 13 साल का है। वो इसी साल से अभी पौंडीचेरी में हॉस्टल में रह रहा है। वन ऑफ द जे अरविंदम सर उनके स्कूल में है। वन ऑफ द पर्सन होम पत्री सर वेरी डियरली अप्रिशिएट, बहुत पसंद करते हैं पत्री सर अरविंदम सर को, क्योंकि वो एक स्कूल नहीं है, इट्स अ होलिस्टिक स्कूल जहाँ पे एक कंप्लीट एक डिवाइन बीइंग का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए वो उनका फोकस है, वो है पॉइंट ऑफ फोकस। तो बस सही मास्टर्स ऐसे ही हमेशा गाइड करते रहते हैं, मेडिटेशन कीजिए। मास्टर्स को पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए सही। वैसे मेरे बेटे के लिए क्या सही है, उसके लिए वो स्कूल में रहना सही है, तो वैसे ही वो वहाँ पर है और बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है एंड इज़ एक्चुअली एंजॉइंग एवरी मोमेंट। विजेता, आप कब से हैं, कितने समय से हैं आप ध्यान में? मेरा बेटा 13 साल का है अभी, और जब वो 3 साल का था तब से मैं ध्यान कर रही हूँ। और जब हम बोलते हैं ना बच्चे डिवाइन बीइंग्स हैं, वो मुझे 2 ही दिन में समझ में आया कि ये बच्चा कैसा है। मैं बोल रही हूँ मुझे ध्यान में बैठ रही हूँ, तो आप अपना आराम से बैठकर खेलो। वो खेल रहा है, मुझे नहीं बुला रहा है, मुझे हाथ नहीं लगा रहा है, मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। ये एक फर्स्ट डिस्कवरी आफ्टर डूइंग मेडिटेशन कुछ दिनों में ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये बच्चा कैसा है कि जो मुझे नहीं बुला रहा है, ऐसे कैसे है। तो बच्चे डिवाइन बीइंग्स हैं, बहुत हाई एनर्जी बीइंग्स हैं। इसी से मेडिटेशन करने से समझ में आता है कि यस दे आर डिवाइन बीइंग्स। उसी दिन से अभी तक भी वो था वेरी ब्यूटीफुल कंपेनियन, और हमारी जर्नी चल रही है, ब्यूटीफुल लाइफ चल रही है। विजेता, आपने कहा कि जीवन एक बहुत अच्छी फिल्म है और जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमें और समझ आता है, तो इसके बारे में कुछ और कहेंगी आप? हर रोज़ हम सिर्फ सब्ज़ी रोटी नहीं खाते, सिर्फ दाल चावल नहीं खाते, हम हर रोज़ एक ही कपड़े नहीं पहनते हैं। वैसे ही हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। अगर हम हर रोज़ ही दाल चावल ही खाते रहें तो थोड़े ही दिन में हम उब जाएंगे और हमें खाना ही नहीं भाएगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, रोज़ मीठा मीठा, रोज़ तीखा तीखा, रोज़ खट्टा नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये जो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स है, यही सब मसाले हैं हमारी लाइफ के। अलग अलग सीन्स है, कभी रोमांटिक है, कभी कॉमेडी है, कभी स्पिरिचुअल है, कभी डरावनी है। तो लेकिन इसका आप एंजॉय कैसे करेंगे? एंजॉय आप तभी कर सकते हो जब आप ध्यान करते हो। ध्यान करने से आपको समझ में आता है ये सिर्फ एक फिल्म चल रही है, एक नाटक चल रहा है, और हम इसको एक्चुअली एंजॉय करने आए हैं। हम एक सोल अपने एवोल्यूशन में हर तरह के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। लेकिन जब वो सोल एक फिजिकल बॉडी में होता है तो वो पेन को बर्दाश्त करना कभी कभी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन जब मेडिटेशन आपके साथ होता है तो वो आपके अंदर अवेयरनेस होती है कि ये इस फिजिकल रियलिटी में भले सच दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द रियल ट्रुथ। जब ये सच नहीं है तो फिर इससे कुछ भी हो रहा है वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता है। तो वो अवेयरनेस के लिए और उस चीज़ को एक्सपीरियंस तो करना है, लेकिन बीइंग उसमें डूबने की जगह, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की जगह, उसको जस्ट एक एक्सपीरियंस करना है और पूरे न्यूट्रली उससे मूव ऑन करना है। ये हमें मेडिटेशन से हम सीख सकते हैं। विजेता, सबके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, जब बहुत मुश्किल महसूस होता है और उनको सामना करना बहुत मुश्किल लगता है। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे पल आए थे, तब आपने अपने आप को किस तरह संभाला? मेडिटेशन चैलेंजेस से पहले मेरी लाइफ में आ गया था। 5 साल तक रोज़ मेडिटेशन करती थी, 2-3 घंटे
आंखें बंद, कम्प्लीटली इन ट्रांस, और कभी 2 घंटे 3 घंटे, और बस ट्रांस से बाहर आती, बस हो गया। कभी मैंने किसी भी बिना एक्सपेक्टेशन के कि कुछ भी मेरे लाइफ बेटर हो जाए या ऐसा हो जाए, कुछ वंडरफुल हो जाए, कुछ मिरेकुलस हो जाए, मैंने कभी किसी भी चीज़ के बारे में मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। विदाउट एक्सपेक्टेशन मैंने 5 साल तक मेडिटेशन किया। उसके बाद जब मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, तब बोलते हैं ना कि जब बिना एक्सपेक्टेशन के मैंने जो किया था, यूनिवर्स ने इतना बड़ा मुझे रिवॉर्ड दिया कि वो चैलेंजेस में मुझे कैसे खड़े रहना है, मुझे अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभानी है, बैलेंस्ड रहना है, चैलेंजेस के बाद में उससे मूव ऑन करना है आगे लाइफ में। ये सब डिवाइन ने मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दिया। मुझे चैलेंजेस के दौरान मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि मैं अपना लाइफ, अपनी पूरी दिनचर्या में कैसे सेट करूं। मुझे अकेले खड़े होकर सारा सब कुछ संभालना है। सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में हो जाता था, बिना किसी प्लानिंग के। हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं। एक छोटा सा एक गेट टुगेदर भी, घर में एक छोटी सी पार्टी भी होती है, उसकी भी हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के, बिना एक दिन का पूरा एक शेड्यूल बनाए, हर चीज़ पूरा ऑन टाइम एंड कंफर्टेबली उस चैलेंज के साथ। मेडिटेशन आपके अंदर आपके अंदर सब कुछ है। यू कैन डू एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आप पूरी तरह से अपने साथ हैं। और आप रियल में अपने साथ कब होते हैं? जब आप ध्यान करते हो। जितना गहरा आप ध्यान करते हो, जितना आप ज़्यादा ध्यान करते हो, उतना आप अपने साथ होते हो, ना कि माइंड के साथ में। जब आप अपने साथ में हो, आपको सब पता है, आपके माइंड को नहीं पता होता है कुछ भी। तो मेडिटेशन करने से आप अपने साथ रहना सीखते हो। जब आप अपने साथ रहोगे तो ही तो आप अपनी बात सुन सकते हो और उसको फिर आप उसके हिसाब से काम करते हो। तो मेडिटेशन से ऐसे ही हुआ मेरे साथ। सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग गया, क्योंकि पूरी तरह से मैं अपने साथ थी। जब मैं अपने साथ हूँ तो मास्टर्स मेरे साथ में हैं, ये यूनिवर्स मेरे साथ में है। विजेता, आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं एंड अक्सर ऐसे होता है नॉर्मली कि जॉइंट फैमिली में जब हम हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, किसी का गुस्सा किस पे निकलता है, एंड अक्सर एक माँ का गुस्सा हमेशा अपने बच्चे पे निकलता है। एंड क्योंकि आप अकेले अपने बेटे को संभालती हैं, तो कभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है कि आपका गुस्सा आपके बच्चे पे निकला है? हमें गुस्सा क्यों आता है? जब चीज़ें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती है, तब हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वो सही है और उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं। मैं अगर सही हूँ तो मतलब सामने वाला व्यक्ति गलत है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप सामने वाले को जज नहीं करते हो कि वो सही नहीं है, मैं सही हूँ, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। आप जजमेंट से थोड़ा सा आगे निकलते हो, सामने वाले व्यक्ति की तरह सोचना और देखने की स्थिति में आते हो, उसको समझने की स्थिति में आते हो। हाँ, कभी कभी होता है, थोड़ा हर्ट होता हो, हर्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लगता है कि चीज़ें अगर इस तरह से हो तो ये हो सकता है थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैं सामने वाले को समझने की कोशिश करती हूँ। मेडिटेशन में हम यही सीखते हैं, हम यही समझते हैं मेडिटेशन के बाद में कि हम सब एक हैं, लेकिन हम सबका शरीर अलग है। अगर हम सब एक हैं तो उसके अंदर भी मैं ही हूँ। तो उसके शरीर में रह के मैं किस तरह से सोच रही हूँ, मैं किस तरह करना चाहती हूँ,
और मैं मेरे इस शरीर में रहकर मैं किस तरह से सोच रही हूँ, किस तरह से करना चाहती हूँ। तो जब ये चीज़ आती है तो गुस्सा नहीं आता। लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि किसी और का गुस्सा बच्चों पर निकलता है। और बच्चों पर क्यों निकलता है? क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा प्रॉपर्टी है। हम बच्चा नहीं, हम उसे प्रॉपर्टी, हम उसके ओनर, हम उसके मालिक समझते हैं अपने आप को। जब हम अपने आप को मालिक समझते हैं तो सामने वाला तो नौकर ही हुआ ना। तो हमेशा कभी भी गुस्सा छोटे पर निकलता है, बड़े पर नहीं निकलता है। जब आप उस सोच से बाहर निकलते हो कि मेरा बच्चा नहीं, ये मेरा दोस्त है, एक डिवाइन बीइंग है जो सृष्टि ने मुझे दिया है, तो फिर एक इक्वल आप उसे रिस्पेक्ट और नज़रिए से देखते हो, तो आप चाह के भी आपका गुस्सा उसके ऊपर कभी नहीं निकलेगा। और यही नज़रिया हमेशा से मैंने यही रखा है कि वो भी एक डिवाइन बीइंग है जो मेरे साथ है, जो नेचर ने मुझे दिया है। तो गुस्सा कभी आता भी है तो लेकिन उसके ऊपर नहीं निकलता। मैं अपने गुस्से को देखती हूँ और उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि क्यों आ रहा है। विजेता, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। अक्सर शादी के बाद उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट सिस्टम होता है एक औरत का, और सपोर्ट सिस्टम कह लो या ये कहूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी इकट्ठे लेते हैं। आई वुड रादर नॉट से इट लाइक अ सपोर्ट, बट दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के अपने परिवार को संभालते हैं, और आपने भी ऐसा ही किया था। लेकिन आपके हस्बैंड के जाने के बाद सारी आपके बेटे की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सब आप पर आई। तब आपने अपने आप को कैसे संभाला और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? इसमें भी मैं उसका भी एक श्रेय मैं मास्टर्स को दूंगी, क्योंकि मेरी इस लाइफ की जर्नी में वो फेस क्यों आया। मेरी लाइफ से मेरा लाइफ पार्टनर अगर मूव ऑन कर लेता है हायर डायमेंशंस में, तो क्यों हो रहा है, और उसके बाद मेरी लाइफ किधर जाने वाली है। मुझे मेरी इस लाइफ को और बेटर जीने के लिए क्या ज़रूरी है, इसका भी डिसीजंस लेने के लिए मास्टर्स ने मुझे मदद किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में आकर रहूँगी। ये मेरी सोच भी नहीं थी, ना मैंने ऐसे कभी चाहती थी। लेकिन जैसे कोई मास्टर्स नहीं, मेरे ज़रिए मास्टर्स ही जैसे बात कर रहे थे, और मेरी सास, वो भी इतने प्यार से उन्होंने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। वो भी मेरे लिए एक बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जो बहुत ही पुराने ख्यालात की अगर कोई व्यक्ति है तो वो इस सजेशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है कि भाई बेटे की मृत्यु के बाद बहू अपने पीहर चली जाए। ये नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन जितने प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक पल के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरी सास क्या बोल रही है, मैं क्या सुन रही हूँ, ये हो क्या रहा है। कटक आने के बाद जब और ज़्यादा ध्यान करने लगी, तब उसके बाद मुझे चीज़ें थोड़ी बेटर समझ में आने लगी कि मेरी आगे की लाइफ जर्नी के लिए मुझे वापस कटक आना था। तभी मैं और बेटर स्पिरिचुअली ग्रो कर सकती थी। एक बेटर बैलेंस्ड लाइफ, एक न्यूट्रल लाइफ मैं जी सकती थी, वो मुझे समझ में आया। तो फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने मास्टर्स को धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा डिसीजन, इतने सुंदर से, कितने प्यार से सब कुछ आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तो आई थैंक, आज भी हर मोमेंट आई थैंक द मास्टर्स कि हमेशा ही वो ऐसे ही मुझे गाइड करते रहते हैं। जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो खुद बोलते हैं ना कि
वो टेक ओवर करते हैं और मेरे ज़रिए मुझे जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, और बस मैं आराम से और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे चली जाती हूँ। विजेता, आपने इतना जिक्र किया है अपने मास्टर्स के बारे में, उनकी ग्रेस के बारे में अपनी लाइफ में, तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये मास्टर्स कौन होते हैं, किस तरह आपके जीवन में आते हैं? हम सब हमारी ये जर्नी का ये लाइफ एक पार्ट है। इससे पहले भी हमारी जर्नी बहुत लंबी है। इस फिजिकल बॉडी में आने के बाद में हमें अवेयरनेस नहीं होता, हमें नहीं पता होता है कि हम इस लाइफ में क्या करने आए हैं, हमें क्या करना है। लेकिन हमारे हायर सेल्फ को और हाई एनर्जी बीइंग्स को पता होता है कि इस लाइफ को हमें क्या करना है। तो हमेशा हर व्यक्ति के आसपास डिवाइन बीइंग्स होते ही हैं। वो हमारी मदद करने के लिए ही होते हैं, ताकि हम ये ज़िंदगी को हम बेहतर जिए, और हम इसमें जो एक्सपीरियंसेस के लिए आए हैं हम उसको पूरी तरह एक्सपीरियंस करें। तो ये कनेक्शन कैसे होता है? ये कनेक्शन मेडिटेशन से होता है। जब हम मेडिटेशन से हम पहले अपने आप से, अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, जो हम खुद हैं। तो जब हम सोल से कनेक्ट होते हैं तो फिर हम डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। तो अब गाइडेंस हम उनका उतना ही सुन पाते हैं जितना हमारी ऊर्जा होती है, या फिर हम अंदर से तैयार होते हैं वो सुनने के लिए। मेरी ज़िंदगी में कैसे रहा कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस समय क्या डिसीजन लेना है। तो जब कभी कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का समय आता है, तब उस समय लोगों को दिख रहा है कि विजेता बोल रही है, लेकिन वो विजेता नहीं होती है। विजेता के ज़रिए कोई मास्टर होता है जो बोल रहा होता है। जैसे मेरे केस में हुआ था, जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई थी उस समय। उसके बाद उस समय मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे कटक आना है, लेकिन वो मैं वो चाहती नहीं थी और ना मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो मास्टर्स ने क्या उन्होंने चार्ज लिया और उन्होंने मेरे ज़रिए से उन्होंने कहा कि मुझे कटक जाना है। तो यही होता है। अब जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे एक सीन दिखता है, एक स्कूल दिखता है, एक पिरामिड दिखता है। ये भी क्या मास्टर्स मैसेज है? उस समय मुझे वो विजन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ओपन हूँ जानने के लिए कि मास्टर्स मुझे क्या बता रहे हैं, कि अभी मुझे अब नेक्स्ट क्या डिसीजन लेना है। मुझे मेरे बेटे को उस स्कूल में डालना है, उसकी जर्नी के लिए आगे वो स्कूल में रहना उसके लिए ज़रूरी है। मैं ओपन थी तो फिर मुझे वो विजन दिख गया। लेकिन उस समय मास्टर्स ने क्यों चार्ज लिया? क्योंकि मैं ओपन नहीं थी वो डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो समय आ चुका था। तो मास्टर्स हमेशा हमारे आसपास होते हैं। मेडिटेशन से हम उनसे बेहतर कनेक्ट हो पाते हैं, और हमेशा हमारे अंदर एक खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर हमें कोई मैसेज मिल रहा है तो वो डिवाइन मैसेज है, और हमें उस पर ट्रस्ट कर वो उसको फॉलो करना होता है। तो फिर आप ग्रेजुअली उन मास्टर्स के साथ ओपन हो जाते हो और आप फिर उनसे बेटर कनेक्ट हो पाते हैं। विजेता, जैसे आप बता रही हैं, तो मास्टर्स आपके फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड नॉन फिज़िकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे हम किसी को भी मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, जब हम ओपन होते हैं और ख़ासकर जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें उनके द्वारा मैसेजेस मिलते हैं। आप ये बताना चाह रही थी? कभी भी मास्टर्स किसी एक फॉर्म में नहीं होते हैं। मास्टर्स आपसे पेड़ पौधे के ज़रिए, आपके आसपास आपके पालतू जानवर के ज़रिए, टीवी मोबाइल के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से आपसे बात कर सकते हैं। मुझे टेलीविज़न के एडवर्टाइजमेंट से मैसेज मिल जाता है। मैं पेड़ पौधों के साथ जब रहती हूँ, मुझे पेड़ पौधों से मैसेज मिल जाते हैं। जब मैं बारिश में नहाती रहती हूँ तो मुझे मैसेज मिल जाता है। इट्स बीइंग कम्प्लीटली ओपन टू रिसीव द मैसेज। आप कितनी तरह से अपने आप को
मास्टर्स को, यूनिवर्स को, अपने आप को आप सरेंडर करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उस मैसेज को रिसीव करते हो। मैं हमेशा सृष्टि से यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझे मैसेज दीजिए, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई भी अगर बैरियर है तो उसको देखते हुए मैं आपके मैसेज को पूरी तरह समझ पाऊँ, आप प्लीज़ मुझे मैसेज इस तरह से ही दीजिए। तो मुझे मैसेज इस तरह से ही मिलते हैं कि जिसे मैं जल्दी उसी मोमेंट समझ पाऊँ जब मुझे मास्टर्स उसे दे रहे हैं। तो ये आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम मास्टर्स आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। आप उनसे जैसा बोलेंगे वो उस तरह से मैसेज आपको देंगे, और बस आपका और मास्टर्स का कनेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, विजेता ने बताया कि उसे टीवी की एड से मैसेजेस मिलते हैं, मास्टर्स के द्वारा पेड़ पौधों से मैसेजेस मिलते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हम अवेयरनेस में रहते हैं, जब हम ओपन होते हैं, जब हम अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं अपने परमात्मा से, भगवान से, किसी से भी, जब हम परेशान होते हैं और हम कहते हैं हे प्रभु हमें रास्ता बताओ या प्लीज़ बताओ हम ये कैसे करें, सो वी आर बीइंग ओपन टू रिसीविंग। एंड कई बार हमारे साथ ये भी होता है कि हम बहुत कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में, यार हम अपसेट हैं कुछ ऐसे, और कोई चल रहा है और उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा होता है कीप अप द स्पिरिट, फ्रीडम, एंथुजियाज्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो वो सब हमारे लिए मैसेजेस होते हैं। सो वी रियली नीड टू बी ओपन मतलब हमें जस्ट अवेयर रहना है, कनेक्शन बनाना है, और अगेन ये कनेक्शन, ये ओपननेस, ये अवेयरनेस हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं, और वो जुड़ने का तरीका है ध्यान या मेडिटेशन। विजेता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इतना महसूस हो रहा है कि आप इतनी इवॉल्व हैं, एंड दिस एवोल्यूशन, ये दिस इवॉल्विंग हैज़ कम थ्रू मेडिटेशन। ये ध्यान है जो आपको इतना जीवन में आगे लेके गया है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आजकल बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चे बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, आपको समझना नहीं चाहते हैं। क्या कभी आपके जीवन में ऐसे हुआ है आपके और आपके बेटे को लेकर? हम ये चैलेंज आज की लाइफ में ज़्यादा दिखता है। पहले की लाइफ में पहले के लोग ऐसा नहीं बोलते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन लोगों को संभालना। पहले के समय में ज़्यादा बच्चे होते थे, अभी 2 होते हैं मैक्स, 3 बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उन 2 को भी बड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज क्यों है? ये सिर्फ एनर्जी का खेल है। पहले जो डेंस एनर्जी थी, अभी मोर हाई एनर्जीज हैं, और ये जो बच्चे हैं दे आर हाई एनर्जी बीइंग्स, जिनको संभालने के लिए उनको किस तरह से उनका पालन पोषण करना है, इसकी पढ़ाई हमने नहीं की है। बिना एक आईफोन को जाने और आईफोन को अगर हम चलाने की कोशिश करें, ये वो वाला किस्सा हो गया है। तो इसीलिए आज की लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर शुरू से ही पहली बात हम ये समझ जाए कि वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनमें ऊर्जा ज़्यादा है हमसे, तो हम कुछ भी करने से पहले एक पल सोचेंगे कि हमें उससे किस तरह से बात करनी है। हमें ये छोड़ना है कि हमारा बच्चा है, नहीं, एक डिवाइन बीइंग है जो हमारे साथ हैं, जो हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने आया है। तो फिर हम अब कुछ भी चीज़ें हम उन पर थोपेंगे नहीं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये मेरा है तो ये तो वैसे ही रहेगा जैसे मैं चाहती हूँ, मेरे कपड़े वैसे ही रहेंगे जैसे मैं चाहूँगी, उसकी इस्त्री होगी कि नहीं होगी, उसमें कड़प लगेगा कि नहीं लगेगा। जब मैं वो सोच ही नहीं रही हूँ कि वो मेरा बच्चा है,
नहीं, ये एक डिवाइन कंपेनियन है जो मुझे लाइफ ने दिया है, तो फिर मैं उस पर अधिकार नहीं जमाऊंगी, बल्कि उसके साथ में और बेटर रिश्ता बनाने की कोशिश करूंगी। मैं उसको रूल नहीं करूंगी, मैं उसके साथ दोस्ती करूंगी। तो फिर उसके बाद में अब उनको संभालना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम उनको और बेहतर समझने की स्थिति में हो जाते हैं। विजेता, अक्सर पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम देने से डरते हैं या अपने डिसीशंस उन पे थोपते हैं, उनकी पढ़ाई को लेके कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स थोप रहे हैं। पेरेंट्स को लग रहा है कि वो बेटर जानते हैं, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है, ये तो अभी आया हुआ कल का बच्चा है, इसने दुनिया कहाँ देखी है। इसीलिए उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा देखा है उन्होंने दुनिया, तो वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि भाई उनके लाइफ थोड़ा इजी हो जाए, इसीलिए डिसीजंस वो लेते हैं। लेकिन जैसे हमारी अपनी डिज़ाइन है, वैसे उस बच्चे की भी अपनी एक लाइफ डिज़ाइन है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। वो उसकी लाइफ बेटर हो सकती है अगर वो डिसीजन लेकर उसके बाद उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको वो हैप्पीली, अगर इसके अंदर एक्सेप्टेंस है उसके लिए, तो कभी उसके अंदर रिग्रेट नहीं आएगा। तो बात है कि हमें बच्चों को छोटे से ही ये उनको एक सिखाना है कि कैसे डिसीजन लेना है और उससे एक्सेप्ट, फिर उसके बाद जो हो रहा है उस कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपना डिसीजन था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब किसी भी केस में हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में अगर हम ये 3 डिसीजन से जो ले सकते हैं, तो हम बच्चों के साथ वो शेयर करें कि बेटा अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो हो सकता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हो, अगर आप ये नेक्स्ट डिसीजन लेते हो तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा हो सकता है। अगर हम उनको बताएं कि आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हो, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो अब वो बच्चे के पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए कि अच्छा ये सब है, इसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा और मैं क्या चाहता हूँ, क्या होना चाहिए। तो अब हो सकता है कि वो उन 3 में से एक चौथा कुछ एक कोई सॉल्यूशन वो निकाल सकता है उस सिचुएशन में। तो हमें एज पेरेंट्स उन्हें बताना है कि क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं और क्या उसकी कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ताकि वो आज वो छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो डिसीजन लेगा तभी तो वो आगे चलकर अपनी लाइफ में बड़े डिसीजन लेने के योग्य बनेगा। जब वो अपनी लाइफ में छोटे डिसीजन नहीं लिया तो वो लाइफ के बड़े डिसीजंस कैसे लेगा? आज आपने उन्हें बोल दिया कि ये डिसीजन ले लो, वो सही है, अब लेकिन आगे चलकर जब आप नहीं हो तब उस समय उसको कौन बोलेगा कि क्या डिसीजन लेना है? आपने तो उनको सिखाया ही नहीं डिसीजन लेना कैसे होता है। तो हमें उनको डिसीजन टेकर सिखाना है, कैसे डिसीजन लेना है। हम यहाँ पर उनके लाइफ में इसीलिए हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बेटर इवॉल्व करोगे, सिर्फ उसकी गाइडेंस के लिए हम हैं और यही हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विजेता, जैसे आपने बताया कि हमें बच्चों को ऑप्शंस देने चाहिए या सजेशंस देने चाहिए उनके डिसीशंस के लिए, बाकी वो खुद डिसाइड करें। और ये एक बहुत छोटेपन से भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कौन से कपड़े पहनने हैं, तो उनको जैसे 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स उनके अगर आगे रख देते हैं, वो डिसाइड करें उन्हें क्या पहनना है। इस तरह उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आता है और आगे चल के वो अपने जीवन में सही डिसीशंस ले सकते हैं। तो विजेता, आई थिंक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझ रही हूँ कि सबसे पहले जब एक माँ अपने अंदर, अपने भीतर बदलाव लाती है, तभी वो बाकी चीज़ों को अपने आसपास, अपने बच्चों को समझ सकती है, उनको समझा सकती है। और अगेन घूम फिर के बात वहीं आती है दोस्तों कि ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम अपने जीवन को संभाल सकें, समझ सकें
और परेशान ना हो आजकल की चुनौतियों से, बच्चों से। और जब आप बैठ के ध्यान करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे इससे जुड़ेंगे। विजेता, आप मेडिटेशन कर रही हैं और इतने समय से कर रही हैं, तो क्या आपको मेडिटेट करते हुए देखते, क्या आपका बेटा भी मेडिटेट करता है? मैंने अपने बेटे को कभी नहीं बोला कि आप मेडिटेशन करो, ये बहुत अच्छा है। मैंने कभी नहीं बोला। मैं कहीं भी जा रही हूँ, ऋषिकेश में जब ध्यान महाकुंभ होता है या करताल में होता है, तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं उसको अपने साथ लेके जाती हूँ। उसको देखने दो कि क्या हो रहा है, लोगों में क्या चेंज आ रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसको खुद को समझने दो। मैं उसको स्पेस देती हूँ कि मेडिटेशन लोग कर रहे हैं और क्या और क्यों कर रहे हैं वो तुम देखो, तुम खुद समझो। आज वो वैसे रेगुलर मेडिटेशन नहीं करता, लेकिन वो करता है। जब भी वो कटक में रहता है, कटक में जो यूथ विंग है वो उनके साथ मेडिटेशन करता है, और वो यूथ विंग का सबसे यंगेस्ट मेंबर है। वो बहुत मस्ती करता है उन सभी के साथ में, और वो कोशिश करता है कि वो हर संडे वो उनके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। वो जब भी जो भी ऋषिकेश जाता है तो पत्री सर बोलते ना, ध्यान के साथ सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वो वहाँ जाता है, तो जब जहाँ अन्नदानम होता है तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है, या ऑफ जो एक रिसेप्शन काउंटर बनाया हुआ रहता है वो वहाँ पर क्या किसी की हेल्प कर सकता है। वो वही कोशिश करता है कि यहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ करना भी चाहिए हमें। तो सेवा और ध्यान वो दोनों खुद ही वो देख रहा है, उसको समझ रहा है और अपनी ज़िंदगी में वो ऐड कर रहा है। उसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आता था। स्टैंडर्ड 6 का स्टूडेंट, एक स्केल से भी सीधी लाइन करना नहीं आता था, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद ही ग्रेजुअली उसके अंदर की कला बाहर आने लगी। अब वो ड्राइंग करता है, बहुत सुंदर ड्राइंग करता है। मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे कैसे कर पा रहा है। फिर वो बोला कि मैंने 40 दिन मैंने संकल्प ध्यान किया कि मुझे रोज़ मेडिटेशन करना है। वो 40 डेज़ रेगुलर मेडिटेशन करने के बाद वो ड्राइंग अपने आप, उसके अंदर वो कला बाहर आने लगी और वो ड्राइंग करने लगा। तो वो खुद ही अब देखो वो एक एक्सपेरिमेंटर बन गया है। पत्री सर बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करो। वो खुद ही एक संकल्प करता है, ध्यान करता है और देखता है, अरे वाह, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ। तो वो अब ऐसा ही वो खुद ही अपने आप को और एक्सप्लोर कर रहा है। वो बस मेरा काम है उसे दिखाना और चूज़ तो उसी को करना है, और वो कर रहा है। विजेता, आपके जीवन में पत्री सर का बहुत डिवाइन मास्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। एंड आपने ज़िक्र किया था हमारे प्री शूट कॉन्वर्जेशन में भी कि आपने बहुत कुछ पत्री सर से समझा, सीखा। तो कुछ बताएंगे कि पत्री सर ने आपको पेरेंटिंग की कोई टिप्स दी या कुछ बताया? एनलाइटेंड मास्टर्स, उनका ऑरा इतना ब्यूटीफुल होता है कि उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता है। और हम क्वेश्चंस किसके पास होते हैं? माइंड के पास होता है। और जब हम इतने डिवाइन मास्टर्स के पास होते हैं तो हम है ना कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। तो पत्री सर के साथ भी जब भी मैं रहती थी, मेरे पास कभी कोई सवाल नहीं होता था, लेकिन उनके ऑरा में मुझे रहने का बहुत सारे मौके मिले और काफ़ी अच्छा समय भी मिला मुझे। तो उससे जो मैंने देखा कि एक पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हम सब धर्म के हिसाब से मानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम, हम उन्हें उसी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन इस ऑरा में रहने से जो एक मैंने देखा कि एक धर्म से अलग एक इंसान को एक इंसान के नज़रिए से देखना, उसको समझना, ये मैंने सीखा है पत्री सर से। सामने वाला कितना भी गलत हो, वो कुछ भी कर रहा है, वो उसकी डिज़ाइन है, ये उसका एक्सपीरियंस है, उससे जज करके हम हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं।
तो हमें जजमेंट से आगे निकलना है, उन्हें न्यूट्रली देखना है। ये मैंने पत्री सर से सीखा है। पत्री सर ने सिखाया नहीं, उनके ऑरा में रहने से वो अपने आप आ जाता है। हमें इसीलिए बोलते हैं कि मास्टर से कनेक्टेड रहना चाहिए, उनके आसपास रहना चाहिए। ये हमारी एवोल्यूशन को बहुत हेल्प करता है, बहुत फास्ट आगे बढ़ने के लिए। विजेता, मैं चाहूँगी कि आप बाकी मदर्स के लिए कोई मैसेज दें या उन्हें बताएं हम किस तरह अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, हम अपने में बदलाव ला सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को और बेहतर समझकर उनका जीवन और अच्छा बनाएं। पहले हमारी लाइफ के हम जिस भी पड़ाव में हैं, थोड़ा सा समय निकालें और अपने आप को तैयार करें कि अभी आपकी जो प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको लेने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी ऑनेस्टी के साथ आप उसको पूरे प्यार के साथ आप कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लाइफ में आप ले सकती हैं, क्योंकि पहले आप आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको देखें। जहाँ पर आप अगर थोड़ी सी आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए और थोड़ी सी मेहनत करें। देखें कि और क्या आपको सीखना है जिससे आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि जब हमें गुस्सा तभी आता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब हम जितना करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो एक्चुअली मेन गुस्सा वही होता है, वो फ्रस्ट्रेशन वही है कि मैं ये करना चाह रही हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए अपने आप के साथ पहले अपने आप के साथ आप न्याय कीजिए, तो फिर आप सामने किसी दूसरे को समझने और उसको गाइड करने की आप स्थिति में आएंगी। क्योंकि कोई भी बच्चा, वो नेचर ने आपको दिया है कि आप इस लाइफ में एक फिजिकल मास्टर की ज़रूरत जो सबको होती है, आपको उसका पात्र निभाना है। एक माँ को, यस, एक माँ जो होती है वो एक फिजिकल मास्टर है जो एक नेचर हर एक इंसान को देता है। तो आपको वो ड्यूटीज़ आपको कंप्लीट करनी है, उससे वो कंप्लीट प्योर गाइडेंस देना है, जिससे वो अपना ये लाइफ बहुत अच्छे से जिए, उसको एक्सपीरियंस करे और फिर नेक्स्ट आगे मूव ऑन करें। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी, तो आप कैसे आप उसको गाइडेंस दे सकती हैं। और दूसरी बात, बच्चा आपका बच्चा है, आपका ही रहेगा, लेकिन उसको बच्चे की जगह एक डिवाइन गिफ्ट की तरह अगर आप देखें, तो सारे इश्यूज यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कोई इशू रहता ही नहीं है, क्योंकि अब आप उसको एक एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। हम अपने दोस्तों को हमेशा सलाह देते हैं, हम अपने दोस्तों पर अपना डिसीजन थोपते नहीं हैं। हम अपना बेस्ट डिसीजन देने की कोशिश करते हैं, बेस्ट सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त को, ना कि उसको पूरा अपने पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। हम उन्हें डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो हमेशा उसे एक डिवाइन गिफ्ट की तरह देखिए और अपने साथ पूरा जस्टिस कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट कीजिए। बच्चों को एक डिवाइन गिफ्ट की तरह देखिए जो ये सृष्टि ने आपको दी है। आप यहाँ केवल उनकी ज़िंदगी में इसीलिए हो क्योंकि एक फिज़िकल मास्टर की ज़रूरत हर एक इंसान को है। आप उनकी लाइफ में इसीलिए हो ताकि एक फिज़िकल मास्टर का पात्र आप निभा सकें। जब आप अपने साथ पूरी जस्टिस कर रहे हैं, पूरा न्याय कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब आप किसी दूसरे को भी उसको गाइड करने में, उसको समझने में अब आप सक्षम हैं। अब आप एक बेटर
आप उसके लिए गाइड अब आप बन जाते हो, तो अब किसी भी तरह के इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आते ही नहीं हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल हो जाता है। दोस्तों, विजेता ने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि हम सब डिवाइन बीइंग हैं, और हम डिवाइन बीइंग हैं क्योंकि हम उस परमात्मा का अंश हैं, और हमारे अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान में हैं, जो हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं। दूसरा, हम बच्चों को भी डिवाइन बीइंग्स की तरह समझें, और हम जब अपने अंदर भीतर जाकर अपनी वो खूबियों को देखते हैं तो हम वो खूबियाँ हमारे आसपास, हमारे परिवार में रहने वाले लोग, हमारे बच्चे, इनमें भी उनका अनुभव करेंगे। विजेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने का, और हमारे साथ इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से जिस तरह आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल किया है, अपने जीवन में आप इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं, ये सब शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पीएमसी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जहां मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करी। ये एक डिवाइन फैमिली है, हम सबको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, जो पत्री सर हमेशा हम सबको बोलते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी जर्नी से हो सकता है आपको भी अपने सॉल्यूशंस मिले और आप सब अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।